ये वो मीडिया है जो कम्युनल मीडिया है, ये नेशनलिस्ट मीडिया नहीं है। तो मुझे भी 8 लाख 9 लाख व्यूज मिलते थे, काफी है। तो ये मैं कैसे मान लूं कि ये पत्रकारिता रिजेक्टेड है? मैं तो 30 मिनट तक बोलता हूँ, करेक्ट। अकेले खड़ा होकर बोलता हूँ। वो फालतू रिटायर्ड लोगों को भी नहीं लाता अपने कार्यक्रम में, तो लोग सुनते हैं। मीडिया को, देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ लोकतंत्र का हत्यारा नहीं है, ये जनता का कातिल है। हर कोई भक्त का मजाक उड़ाता हुआ मिलेगा, मतलब जो बीजेपी का भक्त है, जो मोदी जी का भक्त है। पर मैं मोदी जी के भक्त की सेवा भी करता हूँ। जिस रवीश कुमार को ये गाली देते हैं, उसी रवीश कुमार से कह रहे हैं कि सर आप हमारे भर्ती परीक्षा के बारे में लिख दीजिए। लिबरल भी अब डर गए हैं बहुत सारे। अब वो सोचते हैं कि यूएपीए लगा देंगे, एनआईए लगा देंगे, कोर्ट में क्या होगा नहीं बोलेंगे। जनता के हिसाब से, बदलाव के हिसाब से देख रहे हैं, तो जनता को बीजेपी या कांग्रेस से पहले अब खुद से लड़ना है। जनता की लड़ाई जनता से, उसकी जनता होने से लड़ाई है। नियति ने मेरी ये सजा तय की है कि जो तुझ पे थूकेगा, जो तुझे मारेगा, मार देने की चाहत रखेगा, जो तुम्हारी माँ और बहनों की को गाली देगा, उसी की तुम्हें सेवा करनी है। ज़्यादा ब्यौरा क्या बताएं, बहुत तकलीफ, शारीरिक तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई है तरह तरह से। तो मुझे कभी लगता है कि ब्रेक ले लेना चाहिए, कभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन आपके शरीर को ही खा जाएगा। 4 दिन के अंदर हवा बदल जाएगी अगर मीडिया बुनियादी काम करने लगे ना। तो जो नेता आपको लोकप्रिय नज़र आ रहे हैं ना, 4 दिन के अंदर हवा बदल जाएगी। और ये हवा बदलने का मेरा मतलब किसी को हराने जिताने से नहीं है। मैं जानता हूं कि उससे कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरा सिर्फ इससे मतलब है कि जनता अपनी जगह पर खड़ी होकर जनता बनी रहे। और ये वो मीडिया है जो कम्युनल मीडिया है, ये नेशनलिस्ट मीडिया नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि धर्म के दरवाजे पर, ईश्वर के दरवाजे पर सिर्फ पुण्यात्मा खड़ा नहीं होता, वो पापी भी खड़ा होता है जो कहीं से घूस कमाया है, अभी उसका ट्रांसफर पोस्टिंग गलत हो गई है, फिर से चाहता है, वो भी वहां पर खड़ा होता है। तो इसलिए ये तबलीगी का ये जो पूरा बहाना बनाया गया था, ये उस वक्त कई लोग कहते थे कि ये पीक है। अब आप देखिए पूरी जनता कम्युनल हो गई है, नाराज हो गई है। सब्जी वाले, गरीब मुसलमान सब्जी वाले से आप उस पर मेरे ही सामने हंसने लगे और उस पर लोग उससे सब्जी नहीं खरीदे तो रोने लगा। कहा कि मुझसे आप पपीता खरीद रहे हैं तो मेरे से भी खरीद लीजिए। मैं क्यों, बगल में था, बोला सर हमसे कोई नहीं खरीदता है पपीता। कहता है मुसलमान। उसको सजा दी गई जो 5 रुपए 10 रुपए कमाता। शर्म नहीं आती है? ये मीडिया, लेकिन ये उसकी सफलता है एक तरह से कि समाज को जहरीला बना सकता है, कम्युनल बना सकता है। हाईकोर्ट में ये आवाज आई है, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या वो मीडिया इस पर चर्चा करेगा? नहीं करेगा। जनता को मालूम ही नहीं। क्या उस तरह के हिंदी अखबारों में ये खबर विस्तार से चर्चा चलेगी कि हमने आपको गलती से तबलीग जमात को लेकर इस तरह से आपको पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया, आपके बच्चों के दिमाग में जहर भरा और आप अपने ही देश के नागरिकों के बारे में इस तरह से सोचने लगे? क्या कोई प्रायश्चित कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। वो भी नहीं कर रहा है जो आईटी सेल की चपेट में आकर शेयर कर रहे थे कि अरे हाँ इस केस को देखना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि आपके भीतर की रेफरेंशियलिटी चेंज कर दी गई है। अब आपके भीतर का कोड बदल दिया गया है। आप फेसबुक में या ट्विटर में सिर्फ एल्गोरिदम नहीं होता है आकाश, लोगों के भीतर भी एल्गोरिदम का एक तरह से पैमाना बना दिया गया है और उसी के कोड के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। ये मैं सिर्फ आईटी सेल या बीजेपी समर्थकों की बात नहीं कर रहा हूं। जो गैर बीजेपी समर्थक हैं वो भी अगर आप नरेंद्र मोदी की अनावश्यक टिप्पणी कर दें उस पर तो हजारों लाइक करने आ जाते हैं। लेकिन आप एक सुचिंतित लेख लिख दें उसकी उनकी किसी नीति की आलोचना में तो वो उनसे भी नहीं पढ़ा जाता। तो दोनों तरफ वही हाल है। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता, लेकिन ये बड़ा खतरनाक खेल खेला गया था और ये पहली बार मीडिया ने नहीं खेला है। इस तरह के हजारों खेल खेले। आप कैराना भूल गए? किस तरह से कैराना को कश्मीर बताया जाता था? आप भूल गए उसको? कितनी ऐसी घटनाओं को मीडिया ने कम्युनलाइज किया और समाज को एक तरफा लेता चला गया और एक हिस्से को ये लोग वो लोग कह के बोलना देखना सिखा दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई लौटने वाला है। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों के घरों में नौकरियां आए और अर्थव्यवस्था अच्छी चले, जिससे ये और खुश रहें और 10 घंटा वो बैठ के अपने आप को जहरीला बनाते रहें। लेकिन हमने कहा अपने समय में, आपने भी कहा, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। कोई बात। तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित एंकर हैं, उन्होंने हमें बहुत सालों पहले एक चीज़ बताई थी कि लोगों को थोड़ा सा मनोरंजन पसंद होता है, थोड़ा सा चिखम चिल्ला पसंद होता है। ये बड़े फालतू किस्म के एंकर होंगे जिन्होंने ये बात आपको बताई। तो जो लोग टीवी में काम करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो टीवी को समझते ही हैं। करेक्ट। हाँ, आगे बढ़िए जी। तो उन लोग का और बहुत सारे और लोगों का ये भी कहना है कि हाँ ठीक है, हम भी कुछ सब्सटैंशियल देखना चाहते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे जो चैनल हैं, ये एनडीटीवी है, थोड़ा बोरिंग लगता है, उनको मसाला चाहिए। तो उनको क्या बोलेंगे आपकी जो सीरियस जर्नलिज्म है उसको देखने वाले लोग कम हो गए हैं क्या? उनको ज़्यादा मसाला चाहिए बाय नेचर, चाहे वो अच्छा भी काम हो तो उनको भी मसाले के साथ अच्छा चाहिए काम।
ये भी एक धारणा शुरू से फैलाई गई दर्शकों के बारे में कि वो पत्रकारिता, गंभीर पत्रकारिता को नहीं देखना चाहते हैं। ये सही बात नहीं है। अगर आप मैं टीआरपी को मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन 20,000 घरों में आपको पता है ना कि जब कोई चैनल नंबर 1 हो तो कभी बार्क से पूछिएगा कि कितने मीटर घरों में एक्चुअल कितने मीटर घरों से ये डेटा आपको मिला है। आप मुझे ये मत बताइए कि 20,000 घरों में आपका सैंपल है, क्योंकि उस 20,000 घरों में आप 900 चैनल या 1000 चैनल का आप सैंपलिंग करते हैं उस 20,000 में से। तो मुझे बता दीजिए कि एक रिमोट टीआरपी से वो नंबर बना है 1 या 3 रिमोट टीआरपी से नंबर 1 बना है? बता सकता है कोई इस सवाल का जवाब? यही बेसिक सवाल है। जिस दिन ये सवाल आप पूछने लगेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि कभी कभी एक शो की वजह से चैनल नंबर 1 और नंबर 3 हो जाता है। एक शो नहीं बोला मैंने बोला एक रिमोट टीआरपी जिन घरों में होती है उसको समझिए। एक आपको रिमोट दिया जाता है इस तरह से, जिस तरह से ये एसी का रिमोट होता है ना, इसमें कोड होता है। तो मुझे बता दे कि कितने 20,000 में से भी बता दे कि जो नंबर 1 आया है कितने ऐसे अलग अलग रिमोट से वो नंबर 1 हुआ। 20,000 का सैंपल है, मुझे यही बता दीजिए कि आपको 300 ऐसे रिमोट घरों ने, टीआरपी रिमोट घरों ने इसको देखा है तो ये नंबर 1 है 20,000 में से, फिर मैं मान लूंगा। पर मेरा अपना हंच है कि वो 1 या 2 रिमोट टीआरपी रिमोट घरों से वो नंबर 1 होता है या नंबर 2 होता है या 5 या 6। तो ये खेल है। तो इसलिए इस सैंपलिंग को की तुलना आप उस सैंपलिंग से नहीं कर सकते ना। जो कम से कम 50,000 60,000 अलग अलग लोगों से कांग्रेस, बीजेपी या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बारे में सवाल करते हैं। तो ये खेल है। और जरूर अगर मैं ये तभी स्वीकार करूंगा कि जब सेम प्लेटफॉर्म पे बाकी लोगों को भी देखा जाता हो, मेरा भी देखा जाता हो। पर ऐसा तो है नहीं। मैंने जब यूट्यूब में थोड़े दिनों के लिए देखना शुरू किया था तो मुझे भी 8 लाख 9 लाख व्यूज मिलते थे, काफी है। तो ये मैं कैसे मान लूं कि ये पत्रकारिता रिजेक्टेड है? मैं तो 30 मिनट तक बोलता हूँ, करेक्ट, अकेले खड़ा होकर बोलता हूँ। वो फालतू रिटायर्ड लोगों को भी नहीं लाता अपने कार्यक्रम में। तो लोग सुनते हैं और क्या, लोग याद रखते हैं, बहुत लोगों को याद है उसके बारे में। हाँ, उसका कोई राजनीतिक असर नहीं है तो मैं उसके लिए थोड़ी बनाता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि 20 साल बाद समझ में आएगी, जब आपकी नौकरी चली जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे, तब आप बैठ कर देखेंगे और क्या करेंगे। लेकिन जब आपसे मैंने ये इंटरव्यू सेटअप किया तो मुझे 5 साल पहले वाला इंटरव्यू याद आया जो मैंने आपके साथ स्क्रॉल में किया था। वो आपने एक बहुत ही स्टिंगिंग कमेंट मारा था और मैं जानना चाहूँगा उस पर आपका अभी अपडेट क्या है 5 साल बाद, जब बहुत ही सरप्राइज थे लोग और इसीलिए वो हेडलाइन भी बना था कि और रवीश ने गोदी मीडिया से पहले वो वाला स्लोगन बनाया था, वो था लेजी लिबरल्स का। और ये लेजी लिबरल्स कुछ करते नहीं हैं और लेजी लिबरल्स के साइलेंस की वजह से आपने मुझे बताया था कि आपने ट्विटर छोड़ा था। और ये उस 5 साल पहले की बात है और आप अभी भी उस बात पर कायम है कि आप ट्विटर पे वापस नहीं आए। तो ये लेजी लिबरल्स 5 सालों में क्या किया है इन्होंने? कोई चेंज आया है और या इन्हें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोगों में ये बदलाव आया है। उन्होंने अपने आप को रिजॉल्व किया है कि ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी के बियॉन्ड है, इंस्टीट्यूशंस को सोसाइटी के भीतर रिस्टोर करना है। और उन्होंने वो अब उतने लेजी नहीं हैं, पर लेजी लिबरल्स अभी भी हैं और मौका परस्त लिबरल्स अभी भी हैं, क्योंकि अभी भी वो आर्थिक नीतियों पर उन बड़े टाइकून टाइप के लोगों की आलोचना नहीं करते हैं। वो बचे रहते हैं। वो छोड़ के, तो भाई वो छोड़ के कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है आप बताइए? मैंने बच के चलना, ठीक। हाँ, बच के चलना। नहीं, वो आपने बिल्कुल तो सही कहा कि कुछ मैंने बहुत कुछ रोक के कुछ कहना। हाँ, तो वो चीज अभी भी है। तो उसमें ये लड़ाई है और मैंने वही कहा कि इतनी आसानी से आप इसे हासिल नहीं कर सकते। विपक्ष को हमेशा जनता से दूर कर दिया गया। उसी तरह से लिबरल भी अब डर गए हैं बहुत सारे। अब वो सोचते हैं कि यूएपीए लगा देंगे, एनआईए लगा देंगे, कोर्ट में क्या होगा नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में प्रशांत भूषण का कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जेल भेजना, जेल भेज दीजिए, है ना। हम वकील हैं, हम अपने जमानत के लिए लड़ेंगे ना उसके लिए लड़ेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ठीक है, अगर आपकी यही सबसे बड़ी बात है कि आप सबको जेल भेज दें कि हम आपके दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त हैं, और दोस्त अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। जिसको एनआईए बुलाकर पूछ ले रही है, लोग उससे बात नहीं कर रहा है, दोस्त भी उससे दूरी बना ले रहे हैं डर के मारे। तो एक ऐसा समाज बना रहा है, इससे क्या किसी को फायदा होने वाला है? इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान है ना, वो लिबरल को तो हो ही रहा है, वो राइट विंगर को हो रहा है जो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपनी बात को नहीं कह पा रहे। वो भी मेरे पास आते हैं, कहते हैं रवि जी आप बोल दीजिए, हम लोगों में हिम्मत नहीं है, नहीं तो लोग हमें भी गाली देने लगे, कहेंगे कि तुम कब भक्त से अभक्त बन गए। मैंने कहा
भाई आप भक्त बने रहिए, मैं कह रहा हूं कि आप रहिए मोदी जी के सपोर्टर, लेकिन आप कहिए कि हमने वोट इसलिए दिया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी ना करें। आप हमारी नौकरियों के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में बताएं, तो अब वो चीजें तो अब बहस होगी नहीं।